आज हम सीखेंगे पादपों में नियंत्रण और समन्वय के बारे में। प्रत्येक जीव उसके आसपास होने वाले परिवर्तनों की पहचान करता है और इन परिवर्तनों के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। किसी जीव द्वारा उसके पर्यावरण में आने वाले परिवर्तनों की पहचान करना ताकि वह उस पर प्रतिक्रिया दे सके उद्दीपन यानी स्टिमुलस कहलाता है। उद्दीपन के अनुसार दी गई प्रतिक्रिया अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स कहलाती है। किसी उद्दीपन पर अनुक्रिया देने के लिए जीव द्वारा विभिन्न गतियां यानी मूवमेंट की जाती है। कुछ गतियां जीव के स्थान में भी परिवर्तन लाती है। यदि किसी गति के अंतर्गत जीव अपना स्थान बदलता है तो ऐसी गति गमन यानी लोकोमोशन कहलाती है। किसी उद्दीपन पर अनुक्रिया देने के लिए विभिन्न गतियों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल आवश्यक है। इसी के साथ विभिन्न अंगों का साथ मिलकर कार्य करना यानी समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन भी आवश्यक है। चलिए इस वीडियो में हम पादपों में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है इसकी जानकारी प्राप्त करें। विभिन्न जंतुओं की तरह पादप गमन नहीं कर सकते, लेकिन वे उद्दीपन के लिए विभिन्न गतियां करके अनुक्रिया अवश्य देते हैं। छुई मुई के पादप को स्पर्श करते ही तुरंत छुई मुई के पादप की पत्तियां मुड़ती है और झुक जाती है। इस स्थिति में दी गई अनुक्रिया का वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। यदि अनुक्रिया देने के लिए की गई गति का वृद्धि से कोई संबंध नहीं होगा तो ऐसी गति वृद्धि से मुक्त गति यानी ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट कहलाती है। चलिए छुई मुई के पादप में वृद्धि से मुक्त गति को समझें। छुई मुई के पत्तों की कोशिकाओं में जल भरा हुआ होता है, जिसका दाब कोशिकाओं के आकार को बनाए रखता है। इससे पत्ते खुले रहते हैं। स्पर्श की पहचान करने पर पादप में कुछ रसायन जैसे पोटेशियम और क्लोराइड आयन का मोचन किया जाता है, जिसके कारण कोशिका के बाहर आयन सांद्रण यानी आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। कोशिका के अंदर और बाहर के आयन सांद्रण में अंतर कम करने के लिए परासरण यानी ऑस्मोसिस द्वारा जल कोशिका से बाहर लाया जाता है। इसके कारण कोशिकाएं सिकुड़ जाती है और पत्तियां अंदर की ओर मुड़ती है। छुई मुई के पादप में भले ही स्पर्श किसी एक भाग पर किया गया हो, लेकिन अनुक्रिया देने के लिए गति अन्य भागों द्वारा भी की जाती है। इसके लिए स्पर्श होने की सूचना वैद्युत रसायन साधन यानी इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स द्वारा विभिन्न भागों तक पहुंचाई जाती है। परिणाम स्वरूप पत्ते तेजी से अंदर की ओर मुड़ जाते हैं। स्पर्श से छुई मुई के पत्तों में होने वाली गति कंपानुकुंचन गति यानी सिस्मोनास्टिक मूवमेंट है। यह एक वृद्धि से मुक्त गति है। इस तरह की कुछ गतियां हैं कमल के पुष्प का सुबह के समय खिल जाना, वीनस फ्लाईट्रैप पादप द्वारा कीट का स्पर्श होते ही उसे जकड़ लेना इत्यादि भी वृद्धि से मुक्त गतियां हैं। वृद्धि पर आश्रित गति यानी मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। कुछ पादप जैसे अंगूर के प्रतान यानी टेंड्रिल स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब प्रतान का कोई भाग किसी आधार के संपर्क में आता है तो प्रतान के संपर्क वाले भाग की वृद्धि धीरे होती है, जबकि प्रतान का वह भाग जो संपर्क में नहीं है उसकी वृद्धि जल्दी होती है। इसके कारण प्रतान आधार को चारों तरफ से जकड़ लेता है और आधार के ऊपर चढ़ता है। यहाँ अनुक्रिया देने के लिए की गई गति का वृद्धि से सीधा संबंध है। ऐसी गति वृद्धि पर आश्रित गति यानी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट कहलाती है। यहाँ पादप उद्दीपन के प्रति एक निश्चित दिशा में ही वृद्धि करता है। किसी उद्दीपन को अनुक्रिया देने के लिए पादप द्वारा एक निश्चित दिशा में की जाने वाली वृद्धि को अनुवर्तन यानी ट्रॉपिज्म कहा जाता है। विभिन्न पर्यावरणीय प्रेरक जैसे प्रकाश, गुरुत्व, जल इत्यादि पादप के लिए उद्दीपन है। चलिए इन्हें समझें। पादपों के लिए प्रकाश एक उद्दीपन है। पादप का प्ररोह यानी शूट इस उद्दीपन को प्रकाश की ओर वृद्धि करके अनुक्रिया देता है, जबकि पादप की जड़ें प्रकाश की विपरीत दिशा में वृद्धि करके अनुक्रिया देते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पादप की अनुक्रिया को प्रकाशानुवर्तन यानी फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है।
पादप के किसी भाग का प्रकाश की ओर बढ़ना सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है तथा पादप के किसी भाग का प्रकाश के विपरीत दिशा में बढ़ना नकारात्मक प्रकाशानुवर्तन यानी निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। हम जानते हैं कि पादप की जड़ें हमेशा नीचे की ओर वृद्धि करती है तथा प्ररोह हमेशा ऊपर की ओर वृद्धि करता है। जड़ की अधोगामी वृद्धि तथा प्ररोह की ऊपरीगामी वृद्धि गुरुत्व के उद्दीपन के लिए अनुक्रिया दर्शाती है। गुरुत्व के उद्दीपन के लिए पादप की अनुक्रिया को गुरुत्वानुवर्तन यानी जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। जड़ों का जमीन की ओर बढ़ना सकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाता है तथा पादप के प्ररोह का जमीन से ऊपर की ओर बढ़ना नकारात्मक गुरुत्वानुवर्तन यानी निगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। इसी प्रकार पादप की जड़ें मृदा में उपस्थित जल की ओर बढ़ती है। इसलिए जल के उद्दीपन के लिए पौधे की अनुक्रिया को जलानुवर्तन यानी हाइड्रोट्रॉपिज्म कहा जाता है। पादप रासायनिक पदार्थों यानी केमिकल्स के उद्दीपन के लिए भी अनुक्रिया देते हैं, जैसे परागकण यानी पोलन ग्रेन के उपयुक्त वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचते ही उसे बीजांड यानी ओव्यूल की ओर ले जाने के लिए एक पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब विकसित होती है। इसे रसायनानुवर्तन यानी कीमोट्रॉपिज्म कहा जाता है। इसे अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। पादप इन विभिन्न पर्यावरणीय उद्दीपनों के लिए विभिन्न अनुक्रिया देते हैं। अनुक्रिया देने के लिए उद्दीपित कोशिकाएं यानी स्टिमुलेटेड सेल्स हार्मोन निर्मोचित करती है। जैसे पादप प्रकाश के उद्दीपन को संसूचित करता है। इससे प्ररोह के अग्रभाग यानी टिप में हार्मोन ऑक्सीन संश्लेषित होता है। हार्मोन कार्बनिक अणु हैं जो कि बहुत कम सांद्रण में निर्मित किए जाते हैं। यह अणु जीव के विभिन्न भागों तक संकेत यानी सिग्नल पहुंचाते हैं। पादप के हार्मोन को फाइटोहार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन के संश्लेषण यानी सिंथेसिस का स्थान और क्रिया क्षेत्र का स्थान भिन्न होता है। इसलिए हार्मोन आसपास की कोशिकाओं में विसरित होकर कार्य क्षेत्र तक पहुंचता है। ऑक्सीन कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि करता है, परंतु जब पादप पर केवल एक दिशा से ही प्रकाश आता है तब ऑक्सीन प्ररोह की टिप से विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है। इससे प्ररोह के छाया वाले भाग की कोशिकाएं में ऑक्सीन का सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। इसलिए इन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है तथा पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह पादपों में हार्मोन जिबरेलिन तने की वृद्धि करता है। हार्मोन साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसलिए साइटोकाइनिन फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ऑक्सीन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन पादप की वृद्धि में सहायता करते हैं, किंतु हार्मोन एब्सिसिक अम्ल पादप की वृद्धि को संदमन यानी इनहिबिट करता है। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों के हरे रंग को पीले रंग में परिवर्तित कर पत्तियों को मुरझाता है तथा हार्मोन एथिलीन जो कि एक गैसीय हार्मोन है, फलों को पकाने का कार्य करता है। इस प्रकार पादप के विविध हार्मोन पादप की वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। आज हम सीखेंगे तंत्रिका नियंत्रण के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पादपों में नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की चर्चा की। चलिए आज जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की चर्चा करें। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू द्वारा होता है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के एक संगठित जाल से बना हुआ होता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन कोशिका काय यानी सेल बॉडी, द्रुमिका यानी डेंड्राइट,
और तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन से बना हुआ है। कोशिका काय तारे के आकार जैसा होता है, जिसमें से छोटे तंतु यानी फाइबर्स जैसे द्रुमिका और एक तंत्रिकाक्ष निकलते हैं। न्यूरॉन विभिन्न उद्दीपनों को विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संचारित करता है। चलिए इसे विस्तार से समझें। हमारे शरीर के ज्ञानेंद्रियों में ग्राही यानी रिसेप्टर्स उपस्थित होती है और ग्राही में न्यूरॉन के द्रुमिका उपस्थित होते हैं, जहां द्रुमाकृतिक सिरा यानी डेंड्राइटिक टिप पर्यावरण से सूचना की पहचान करता है। उदाहरण के लिए नासाद्वार में उपस्थित घ्राणग्राही यानी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स गंध का, जिह्वा में उपस्थित संवेदी ग्राही यानी गस्टेटरी रिसेप्टर्स स्वाद का, आंखों में उपस्थित प्रकाश ग्राही यानी फोटो रिसेप्टर्स प्रकाश का, कर्ण में उपस्थित श्रवण ग्राही यानी फोनो रिसेप्टर्स ध्वनि का, और त्वचा में उपस्थित तापमान ग्राही यानी थर्मो रिसेप्टर्स तापमान का पता लगाती है। द्रुमाकृतिक सिरे में रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त सूचना से विद्युत आवेग का निर्माण होता है। द्रुमिका से विद्युत आवेग कोशिका काय में संचारित होता है, जहां से विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष से होता हुआ तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे तक पहुंचता है। यहाँ विद्युत आवेग द्वारा कुछ रसायनों का विमोचन होता है, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर दो न्यूरॉन के बीच में रिक्त स्थान यानी सिनेप्स को पार करके दूसरे न्यूरॉन के द्रुमिका तक विद्युत आवेग को पहुंचाता है। विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तंत्रिका यानी नर्व में इस तरह से यात्रा करता है। तंत्रिका के अंतिम न्यूरॉन से विद्युत आवेग एक सिनेप्स द्वारा पेशी कोशिकाओं यानी मसल सेल्स या ग्रंथि यानी ग्लैंड तक पहुंचता है। ऐसा सिनेप्स जो न्यूरॉन से विद्युत आवेग को पेशी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, तंत्रिका पेशीय संधि यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। पेशी कोशिकाएं और ग्रंथियां विद्युत आवेग को क्रिया में परिवर्तित करती है, इसलिए इन्हें कार्यकर यानी इफेक्टर कहा जाता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के न्यूरॉन हैं। संवेदी न्यूरॉन ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित ग्राही से पर्यावरण की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। प्रेरक न्यूरॉन तंत्रिक आवेग को पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक पहुंचाते हैं। और प्रतिसारण न्यूरॉन संवेदी न्यूरॉन से प्राप्त तांत्रिक आवेग को प्रेरक न्यूरॉन तक पहुंचाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सभी न्यूरॉन कैसे कार्य करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि यदि किसी गर्म वस्तु से अनजाने में हमारा स्पर्श होता है, तो स्पर्श वाला अंग तुरंत पीछे ले लिया जाता है। इस प्रकार किसी उद्दीपन के लिए बिना सोचे तुरंत अनुक्रिया देना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाएं हम अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। यहाँ इस प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान हमारी त्वचा में उपस्थित ग्राही से सूचना संवेदी न्यूरॉन में पहुँचती है। संवेदी न्यूरॉन में सूचना विद्युत आवेग में परिवर्तित होती है। यह सूचना प्रतिसारण न्यूरॉन से प्रेरक न्यूरॉन तक पहुंचाई जाती है। संवेदी न्यूरॉन और प्रेरक न्यूरॉन के बीच के संबंधन को प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। यह प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं। मस्तिष्क में जाने वाली सभी तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में एक बंडल बनाती है। प्रेरक न्यूरॉन प्राप्त आवेग को कार्य कर भुजा की पेशी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे स्पर्श होने वाला अंग गर्म वस्तु से हटा लिया जाता है। यह अनुक्रिया हम बिना सोचे करते हैं। यदि यह क्रिया हम सोचकर करते तो सूचना मस्तिष्क तक जाती और प्रतिक्रिया देने में विलंब होता, लेकिन इतने समय में स्पर्श होने वाले अंग को हानि हो सकती है। मेरुरज्जु द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करके ऐसी स्थिति में तुरंत अनुक्रिया दी जाती है।
यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती है। मस्तिष्क हमारे द्वारा की गई सभी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती, जैसे चलना, बोलना, दौड़ना इत्यादि। ऐसी क्रियाओं के लिए सोचना आवश्यक होता है। सोचकर करने वाली क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं यानी वॉलेंटरी एक्शंस कहलाती है। इसमें हमें हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन सहायता करता है। मस्तिष्क विभिन्न आगत और निर्गत यानी इनपुट एंड आउटपुट सूचनाओं को समाकलित करता है। इसलिए मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र यानी मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। मस्तिष्क में 3 मुख्य भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, जो प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस से बना हुआ है। प्रमस्तिष्क हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क में विभिन्न ग्राहियों के लिए विभिन्न क्षेत्र होते हैं। प्रमस्तिष्क में विभिन्न साहचर्य क्षेत्र भी होते हैं, जो इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं मस्तिष्क में पहले से एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाता है और अनुक्रिया से संबंधित निर्णय लेता है। इस निर्णय को प्रेरक क्षेत्र यानी मोटर एरियाज तक पहुंचाया जाता है, जो ऐच्छिक पेशी यानी वॉलेंटरी मसल्स की गति को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान, भूख, वृद्धि जैसे कार्यों का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस के नीचे पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड उपस्थित होती है, जो रुधिर में विभिन्न हार्मोन स्रावित करती है। मध्य मस्तिष्क शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाएं करता है। यह क्रियाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती। पश्चिम मस्तिष्क पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम से बना होता है। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि यानी प्रिसीजन तथा शरीर के संस्थिति और संतुलन यानी पोस्चर एंड बैलेंस को नियंत्रित करता है, तथा मेडुला हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट, लार आना यानी सलाइवेशन और वमन यानी वॉमिटिंग इत्यादि जैसी अनैच्छिक क्रियाओं यानी इनवॉलेंटरी एक्शंस को नियंत्रित करता है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। मेडुला के नीचे मेरुरज्जु उपस्थित होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु कोमल अंग है। मस्तिष्क की सुरक्षा हड्डियों के बॉक्स, कपाल यानी क्रेनियम, जिसे खोपड़ी यानी स्कल भी कहते हैं, के द्वारा तथा कपाल के अंदर स्थित मस्तिष्क मेरु द्रव यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड तरल द्वारा की जाती है। यह द्रव प्रघात अवशोषित यानी शॉक एब्जॉर्ब करता है और मस्तिष्क की रक्षा करता है। इसी तरह मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन द्वारा की जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर से विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करता है और इनका समाकलन करता है। प्राप्त सूचना के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए पेशियों तक संदेश पहुंचना चाहिए। इसके लिए मस्तिष्क और मेरुरज्जु से विविध तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपाल तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स कहलाती है, तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स कहलाती है। कपाल और मेरु तंत्रिकाओं से परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों के बीच में सूचना का संचार करता है, जिससे पेशी में गति होती है। पेशी में गति। हम जानते हैं कि पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जब तंत्रिका आवेग परिधीय तंत्रिका तंत्र द्वारा पेशी कोशिका तक पहुंचता है, तब विद्युत आवेग के कारण प्रोटीन की आकृति और व्यवस्था दोनों में परिवर्तन आता है।
जिससे पेशी की आकृति में परिवर्तन आता है और पेशी गति करती है तथा अनुक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। आज हम सीखेंगे अंतःस्रावी नियंत्रण के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि तंत्रिका नियंत्रण हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन करता है, लेकिन हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को शरीर की सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा पाता तथा जब एक कोशिका में विद्युत आवेग का निर्माण और संचार होता है तो कोशिका को दूसरे आवेग का निर्माण और संचार करने से पहले अपनी क्रियाविधि को फिर से शुरू करने में कुछ समय लगता है। यानी कि कोशिकाएं विद्युत आवेग का निर्माण और संचार सतत रूप में नहीं कर पाती। इसी तरह तंत्रिकीय समन्वय तीव्र तो होता है, लेकिन थोड़े समय के लिए ही होता है। शरीर की सभी कोशिकाओं तक संकेत पहुंचाना और शरीर में ज्यादा समय तक समन्वय बनाए रखना, यह कार्य हार्मोन द्वारा संपन्न किया जाता है। हार्मोन अपोषक रसायन है जो शरीर में बहुत कम सांद्रण में निर्मित किए जाते हैं, जो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक संकेत यानी सिग्नल पहुंचाते हैं। इसलिए हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक यानी केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं। जंतुओं में हार्मोन का संश्लेषण और स्रावण यानी सिक्रीशन अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा होता है। ऐसा तंत्र जो हार्मोन के स्राव द्वारा शरीर के सभी अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। हमारे शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां अंतःस्रावी तंत्र का भाग है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिकाएं यानी डक्ट्स नहीं होती, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां यानी डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाती है। उनके द्वारा निर्मित हार्मोन का स्रावण सीधा रुधिर में होता है। रुधिर के साथ हार्मोन शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, इसलिए शरीर में हार्मोन के संश्लेषण का स्थान और क्रिया क्षेत्र का स्थान भिन्न होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां इस प्रकार है। चलिए इन्हें समझें। हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क भाग में हाइपोथैलेमस के नीचे पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड उपस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में विविध हार्मोन का स्रावण करती है, जैसे वृद्धि हार्मोन जो शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन का स्रावण ज्यादा होता है तो शरीर की असामान्य वृद्धि होती है, जो कि अतिकायकता यानी जाइगैंटिज्म कहलाता है। यदि बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन का स्रावण कम होता है तो वृद्धि अवरुद्ध होती है और शरीर की लंबाई नहीं बढ़ती है, जो कि बौनापन यानी ड्वार्फिज्म कहलाता है। हाइपोथैलेमस जब शरीर में वृद्धि हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तब हाइपोथैलेमस वृद्धि हार्मोन मोचक कारक का स्रावण करता है, जो पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन का स्रावण करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित हार्मोन पीयूष ग्रंथि में से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करते हैं। अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पिनियल ग्रंथि उपस्थित होती है, जो मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। मेलेटोनिन शरीर के दैनिक लय यानी रिदम का नियमन करता है, यानी कि सोने जागते। तो ग्रंथि का आकार तितली के आकार जैसा लगता है। ओटो ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण और स्रावण करती है। हमारे शरीर में थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी फैट के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है। अतः मुख्य रूप से थायरॉक्सिन शरीर का आधारीय उपापचयी दर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट के नियमन में सहायता करता है तथा शरीर की वृद्धि के लिए उपयुक्त संतुलन प्रदान करता है। ओटो ग्रंथि आयोडीन की सहायता से थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करती है, इसलिए आयोडीन थायरॉक्सिन के सामान्य दर में संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन का संश्लेषण कम होता है, जिसे अथायरॉयडता यानी हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। इस बीमारी को गॉइटर कहा जाता है, जिसमें ओटो ग्रंथि की वृद्धि होती है और गर्दन में सूजन आती है।
यदि शरीर में थायरॉक्सिन का संश्लेषण और स्रावण ज्यादा हो तो थायरॉक्सिन का स्तर बढ़ जाता है, जो थायराइड अतिक्रियता यानी हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। अवटु ग्रंथि के पीछे की सतह पर 4 परावटु ग्रंथियां यानी पैराथायरॉइड ग्लैंड उपस्थित होती है, जो पैराथायरॉइड हार्मोन का स्रावण करती है। पैराथायरॉइड हार्मोन रुधिर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। दोनों फुफ्फुस के बीच में थाइमस ग्रंथि उपस्थित होती है, जो थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण करती है। थाइमोसिन हार्मोन प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम के विकास में सहायता करता है। प्रत्येक वृक्क यानी किडनी के ऊपर एक अधिवृक्क ग्रंथि उपस्थित होती है, जो रुधिर में एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण करती है। रुधिर से एड्रेनलिन हृदय और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। एड्रेनलिन हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, जिससे शरीर की पेशियों को अधिक रुधिर आपूर्ति यानी ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए पेशियों तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचता है। एड्रेनलिन की उपस्थिति में पाचन तंत्र और त्वचा की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है। परिणाम स्वरूप पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। इससे रुधिर की दिशा कंकाल पेशियों की ओर हो जाती है। इसलिए डायफ्राम और पसलियों की पेशी यानी रिब मसल्स का संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है और श्वास दर बढ़ जाता है। एड्रेनलिन आंखों की पुतलियों के फैलाव यानी प्यूपिलरी डायलेशन, रोंगटे खड़े होना, पसीने का स्राव को बढ़ाता है। यह सभी अनुक्रियाएं मिलकर शरीर को आपातकालीन स्थिति से निपटने में सहायता करती है। आपातकालीन स्थिति में एड्रेनलिन का स्राव बढ़ जाता है, इसलिए इसे आपातकालीन यानी इमरजेंसी हार्मोन और युद्ध यानी फाइट हार्मोन कहा जाता है। इसलिए एड्रेनलिन को युद्ध यानी फाइट, फ्लाइट और फ्राइट का हार्मोन कहा जाता है। हमारे शरीर में आमाशय के पीछे अग्न्याशय यानी पैनक्रियास उपस्थित होता है, जो इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करता है। इंसुलिन रुधिर में शर्करा स्तर यानी शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह कम मात्रा में स्रावित होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके कारण मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी होती है। मधुमेह के रोगी अपने आहार में कम शर्करा लेते हैं और उपचार के लिए इन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नर में वृषक का एक जोड़ा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करते हैं। टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु निर्माण में सहायता करता है और पेशीय वृद्धि, निम्न आवाज का स्वरमान, क्रोधात्मकता, मुख और अक्षीय रोम यानी फेस एंड एक्सिलरी हेयर्स की वृद्धि को उत्तेजित करता है। मादा में अंडाशय का एक जोड़ा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करते हैं। एस्ट्रोजन अंडाशयी पुटिकाओं यानी ओवेरियन फॉलिकल्स और स्तन ग्रंथियों यानी मेमरी ग्लैंड्स की वृद्धि में सहायता करता है। उच्च आवाज का स्वरमान और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का विकास करता है। ये सभी परिवर्तन 10 से 12 साल की उम्र में होते हैं और यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी से जुड़े होते हैं। इस प्रकार विविध हार्मोन शरीर की वृद्धि, अपापचय एवं विकास का नियंत्रण करते हैं। शरीर में किसी हार्मोन के स्तर की कमी या अधिकता से कई बीमारियां होती है। इसलिए शरीर में हार्मोन स्रावण परिशुद्ध मात्रा यानी प्रिसाइज क्वांटिटी में होना आवश्यक है। इसलिए पुनर्भरण क्रियाविधि यानी फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा हार्मोन स्रावण का समय और हार्मोन स्रावण की मात्रा का नियंत्रण होता है। पुनर्भरण क्रियाविधि में शरीर में उपस्थित एक पदार्थ हार्मोन के स्रावण को प्रभावित करता है, जिससे हार्मोन का स्रावण शरीर की आवश्यकता अनुसार होता है। जैसे अग्न्याशय की कोशिका रुधिर में शर्करा के स्तर को संसूचित यानी डिटेक्ट करती है। इसलिए जब रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तब अग्न्याशय से इंसुलिन का स्रावण होता है, तथा जब रुधिर में शर्करा का स्तर कम हो जाता है तब अग्न्याशय से इंसुलिन का स्रावण भी कम हो जाता है। इंसुलिन रुधिर में शर्करा स्तर यानी शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायता करता है। इस प्रकार अंतःस्रावी तंत्र भी शरीर के नियंत्रण और समन्वय में सहायता करता है। इसलिए तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर
शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।